बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रियाल वकार। प्रोग्राम हकीकत ये है में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बहुत ही अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जो मार्का पाकिस्तान ने मारा है, ओलंपिक्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान ने मारा है। और ये जो सहरा है ये सजता है अरशद नदीम साहब के सर पे, जो ओलंपिक्स के एक बेहतरीन जो है वो भी खिलाड़ी साबित हुए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में साबित किया है। और जितनी पाकिस्तान में परेशानियां चल रही थी, जितने पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ख़राब हैं, वहीं पे ये जो खुशखबरी अगस्त के महीने में ख़ास तौर पे आई है, इसने हमारी इंडिपेंडेंस की खुशी को दोबारा कर दिया है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशकिस्मत रहता है। अभी जो इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आके बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। और ये जो बातें हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। उसमें होगा कि जो उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई ये सोचेगा या पाकिस्तान में इंतशार करने की कोशिश करेगा तो हम जो हैं वो उसके सामने खड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा कि रियासत की अहमियत अगर आपने समझनी है तो आप शाम, इराक और लीबिया से पूछें। तीसरी बात उन्होंने की कि जो लोग बात करते थे कि दो कौमी नज़रिया जो है उसको हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया है, तो वो आज कहाँ हैं। अब बात हमने इस प्रोग्राम में ये करनी है कि ये सारे बयानात जो हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं और इनकी ज़रूरत और अहमियत कितनी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो पानी PTI की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सामने आ रही है, वो आखिर किस तरफ जा रही है। क्या वाकई ही उनके जो बयानात हैं वो कुछ असर रखते हैं अपने अंदर। जो वो माफ़िया मांगने की बात कर रहे हैं, जो मशरूत माफ़ी है, उसके साथ जो कंडीशंस हैं वो किस तरफ जो है ना ऊँट किस करवट बैठेगा। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया है, स्पेशली अदलिया की तरफ। तो वो जो है वो क्या चाह रहे हैं और क्या जो अदलिया से उनका गिला शिकवा है वो क्या है, डिटेल में आपके सामने रखा जाएगा। और सबसे बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ये बात जो है वो बहुत सारी बातों को अपने अंदर समेटे हुए है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या वाकई ही मुमासलत रखते हैं और क्या इसके अंदर कोई एक्सटर्नल जो इस्टेब्लिशमेंट है या कोई बाहर से इन्वॉल्वमेंट हुई है बांग्लादेश की सिचुएशन के अंदर, या प्योरली ये उनका इंटरनल मैटर था। इस पे जो हकीकत है वो आपके सामने होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। फैसल साहब, सबसे पहले तो खुशखबरी जो हमारे सबके लिए इस वक्त सबसे बड़ी है, मुझे बताइएगा अरशद नदीम साहब की कामयाबी पे क्या कहेंगे। अरशद नदीम की कामयाबी पे आप समेत पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक दहाई नहीं, दो दहाई नहीं, बल्कि एक सैकड़ा साल जो है, 118 साल, 118 साल, 125 साल, तो उसका रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। हाँ जी। और अफसोस और दुख की बात यह है कि उसको हमारे टैलेंट को उजागर करने के लिए और टैलेंट को निखारने के लिए हमारे पाकिस्तान में कोई इदारा मौजूद नहीं है। अब गवर्नर सिंध अनाउंस कर रहे हैं कि मैं उसको 10 लाख दूंगा, आईफोन दूंगा। कराची गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है 5 करोड़ रुपए कैश ऐलान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नारे लगा रहे हैं। उस वक्त इन लोगों को पता ही नहीं था जब वो लोगों से स्पॉन्सरशिप लेके मिन्नत तरले करके तो वो जा रहा था। गांव वालों ने गालबन पैसे इकट्ठे किए, गांव वालों ने, और स्पॉन्सरशिप भी ली। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें अपने टैलेंट को उजागर करना चाहिए और हमें अपने ऐसे इदारों को फ़रोग देना चाहिए जो आइंदा आने वाले वक्त में हमारे घर से, हमारे मुल्क से ये ऐसे खिलाड़ी जनरेट कर सकें जो दुनिया में हमारा नाम बना सकें। हमारा नाम तो बड़ा नेगेटिव जाना जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कौम को बहुत मुबारकबाद है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा है जो ये कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देता है, नेगेटिव सरगर्मियों में इन्वॉल्व होता है। उनके मुंह पे तमाचा मारा है अरशद नदीम ने। और अरशद नदीम के पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, वो अकेला था, या उसकी फैमिली थी या उसके दोस्त थे, यानी कि रियासत उसके पीछे नहीं थी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने ये कारनामा कर लिया है, हाँ जी, तो अब उसकी वापसी को बड़ा मिसाली बनाना चाहिए और वापसी पे उसे बड़ी सेलिब्रिटीज को जाके एयरपोर्ट पे रिसीव करना चाहिए। और मैं समझता हूँ देखा था इंडिया ने अपनी सेलिब्रेशन जब ये जीते हैं वर्ल्ड कप दोबारा से, तो वो जब उनकी टीम वापस आई है एयरपोर्ट पे, उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है।
वो तो आदमी है ना ऐसी चीजों के इस्तेमाल करने के, तो हमारे तो सदियों के बाद ऐसा होता है। हाँ। तो हमारी ज्यादा एक वर्ल्ड कप हम जीते थे, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये सिर्फ एक ये अरशद नदीम के साथ नहीं है, मुझे याद है कि स्पोर्ट्स के बड़े लोग ऐसे, एक बार कबड्डी का बहुत बड़ा कंपटीशन जीत के आया था पाकिस्तान, तो तब भी वो उस बेचारे की भी यही स्टोरी थी कि वो बड़ा गरीब था और वो बड़ी मुश्किलों से स्पॉन्सर्स के थ्रू और अपने बस ऐसे ही गाँव वालों के थ्रू ही पहुंचा था, उसको भी कोई सपोर्ट नहीं। देखिए मैं अर्ज करता हूँ आपको कि हमारे माशरे में बतदरीज गिरावट आई है, हमारा माशरा गिरा है नीचे, तनजली की तरफ गया है। आप एक वक्त था जब पूरी दुनिया में हम पहचाने जाते थे हॉकी चैंपियनशिप की वजह से, कि हॉकी हमारी टीम का लेवल ये था कि दुनिया की कोई टीम उसके आगे टिक नहीं सकती थी, और वो तमाम चैंपियनशिप जीतती थी, तमाम वर्ल्ड कप जीतती थी, तमाम दूसरे टूर्नामेंट जीतती थी, और उसने हमारा एक नाम, पता था कि पाकिस्तान से मैच हो रहा है तो पाकिस्तान ही जीतेगा, ये अंडरस्टूड, ये लेवल था। आज हॉकी कहाँ पे है? आज मेरा ख्याल है कि शायद पूरे साल में या 5 सालों में वो शायद एक मैच भी ना जीते। वो सब किताबों में ही है ना, आपका कौमी खेल क्या है, कौमी खेल सवाल पूछ लें बच्चे कह देते हैं क्रिकेट। देखें और कुछ भी नहीं। क्रिकेट का एक बड़ा अरूज था, पाकिस्तान की टीम बहुत बुलंदो बाला थी। इस दफा वर्ल्ड कप में वो कैसे वापस आई है, जैसे कि मतलब अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम ने भी उनसे बेहतर परफॉर्म किया। अच्छा, फिर उसके बाद आप जंगीर खान देख लें स्क्वाइश, जानशेर खान देख लें स्क्वाइश में, वो दुनिया में नाम कमाते थे। अब हमने स्पोर्ट्स में बड़ा नाम, बड़ा मुकाम बनाया था। जिस तरह हमारा माशरा गिरावट का शिकार है, जिस तरह हमारी सियासत गिरावट का शिकार है, जिस तरह हमारे इदारे गिरावट का शिकार हैं, जिस तरह हमारा अपने मीडिया हाउसेस गिरावट के शिकार हैं, मतलब मैं तो बाहर की बात ही नहीं करता, मैं तो सारी, इस तरह हम बतौर कौम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। और मेरा ये ख्याल है कि हमें उन लोगों को याद करना चाहिए, अपने कौमी हीरोज़ को, जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में मुतारफ करवाया था। बिल्कुल। और पाकिस्तान में किसी भी तरह से टैलेंट की कमी नहीं है, उसको निखारने के लिए जिन सहूलियात की जरूरत है वो गवर्नमेंट से अपील है कि उनको प्रोवाइड। मेरे ख्याल में अभी अरशद नदीम के पजीराई इस तरह होनी चाहिए कि उसके नाम पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए पूरे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हों, और वहाँ पे डिफरेंट टैलेंट, यानी कि वहाँ पे कंपटीशन हो, वहाँ पे भर्तियाँ हो, वहाँ पे ट्रायल हो, और ट्रायल पे टीमें बने, और वहाँ से भर्तियाँ, और वहाँ से जो है ना वो यूथ निकले, और वो जाके ऊपर सेंट्रलाइज होके नेशनल लेवल पे आ जाए। पहले शहर डिस्ट्रिक्ट से चले, सूबों में आए, सूबों से नेशनल लेवल पे आए, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे। ये दिल को दिल से राह हो गई है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, वो कैसे? ये सीएम पंजाब ने मियां चन्नू में अनाउंस कर दी है कि इसके नाम पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। अच्छा, वेरी गुड। सीएम पंजाब जो है वो जरा स्मार्ट काम करती हैं, है ना? तो इसका ये आप तो नहीं आइडिया देख कर आए थे पहले? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। चलें भट्ट साहब, बड़ी खुशी की बात है, और अब जरा वापस आ जाएं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हमारी और तरफ भी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो बयानात हैं, अदलिया से कुछ उन्होंने नाराजगी का इजहार मैं समझती हूँ किया है। हालांकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से लेजिस्लेशन हो गई, वो मामला एक तरफ से साइड पे ही हो गया, लेकिन फिर भी अदलिया से नाराजगी खत्म नहीं हो रही। उनका कहना है कि हमारी अदलिया दुनिया की सबसे अच्छी अदलिया है, और हमारी अदलिया सिर्फ कानून के काम करने के बजाय आलू टमाटर प्याज की प्राइसेस भी सेट कर सकती हैं। ये वाहिद अदलिया है जो डैम भी बना सकती है। तो बताइएगा कि ये किस किस्म की तारीफें हैं, ये जो मायने? ये माजी में जो डैम बनाने वाली बात है, ये साकिब निसार साहब की वो मिसाल दे रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने आपको पता है कि बानी पीटीआई को सादिक और अमीन करार दिया था, ये बिलावल साहब वो गुस्सा निकाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कह तो वो एक किस्म का ठीक ही रहे हैं, मतलब हमारे पे तो तौहीन अदालत फिट हो जाएगी। अच्छा। पर वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोल रहे थे, उन पे नहीं होगी। और ये मेरी इतला ये है कि ये पार्लियामेंटेरियन का गुस्सा निकालने के लिए ही ये इजलास तलब किया गया था, और अब मुलतवी हो चुका है। ये मुझे बताएं कि जो अभी हवाओं में आ रही थी बात कि तौहीन अदालत भी खत्म करने की तरफ आ रहे थे, या फिर जिस तरह से वो जाती हैसियत में बुला लिया करते, जाती हैसियत में तलब कर लिया गया, इस टर्म को भी खत्म करने की कोशिश, ये इसीलिए तो नहीं खत्म करना चाह रहे कि खुलेआम जो भी गुस्से का इजहार है वो कर लें, कि भाई अदलिया गुस्सा ना कर सके हमारी बात का। अर्ज ये है कि तौहीन अदालत का जो कानून है, मैं ये समझता हूँ कि उसको ज़ातियात पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमारे लिए मशले राह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आप सुन चुकी हैं
कि जब वो एक जो मुरत्तिद था उसको कत्ल करने लगे तो उसने उनके चेहरे मुबारक की तरफ थूक दिया, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि अब मैंने तुम्हें मारा तो मेरी जाती गुस्सा होगा, इस्लाम के लिए नहीं होगा। तो हमें सीखना चाहिए अपने पैगंबरों से, हमारे जो मशले राह हैं, साहिबा इकराम है, उनसे सीखना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अदलिया जो है वो तौहीन अदालत अपनी डिग्निटी को डिसग्रेस होने पे नहीं लगाती, अदलिया अपनी ज़ात पे लगा देती है तौहीन अदालत के, मतलब मैंने जो हुक्म दिया था ये माना क्यों नहीं, मैंने जो कहा था हुआ क्यों नहीं। वो अदलिया कहे तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट होगा। जब हम अपनी ईगो को बयाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए कोई काम करते हैं तो वो बाइस्ड हो जाते हैं, हम बाइस्ड हो जाते हैं तो तौहीन अदालत हो जाती है। तो तौहीन अदालत का कानून वाकई ख़त्म होना चाहिए। तौहीन अदालत के कानून को कि मतलब उसने मेरी इस्लाह करने की कोशिश की, इस पे तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे मशवरा देने की कोशिश की, इस पे तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। एक जज साहब जो हैं, माजी में एक जज साहब थे, चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, हाँ फैसलाबाद से नहीं, उनका ताल्लुक मुल्तान से था। उन्होंने ये मतलब लाहौर में GOR में एक 64 कनाल का घर रखा हुआ था और एक जजेस रेस्ट हाउस जो है वो पूरा रखा हुआ था। एक में उन्होंने कुत्ते रखे हुए थे और जानवर रखे हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि उनकी डिग्निटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी डेडिकेशन, उनकी मुहब्बे वतनी और उनका न्यूट्रलपन कहाँ गया जब वो एक सरकारी वसाइल को इतना मिसयूज कर रहे हैं और इस कदर मिसयूज कर रहे हैं। तो आप उनके डेकोरम का अंदाजा लगा लें। अगर हम उसको बिगड़ा हुआ है, अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते तो वो तौहीन अदालत लगा देते। जब तौहीन अदालत लग जाती तो इसका मतलब वो अपनी ईगो को जिंदा रखने के लिए, अपनी ईगो को ऊपर ले जाने के लिए तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल करते हैं। इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है जी, इसको खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ बानी PTI के भी थोड़ी सी बात कर लें। उनके जो बयानात हैं, उन्होंने जी मशरूत माफ़ी और वो कंडीशन भी आपको पता ही है कि उन्होंने कहा CCTV फुटेज हमें नज़र आ जाएगी जिसमें वाकई नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलाओ घिराव कर रहे हैं, तो उस पर मैं फिर माफ़ी मांग लूँगा, बल्कि उन बंदों को पार्टी से भी निकाल दूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उन्हें सजा भी दिलवाई जाएगी। बताइएगा ये किस तरह से माफ़ी होगी? क्या वाकई ये कंडीशंस अप्लाई करके इसे माफ़ी मांगना कहते हैं? मुझे ये बताएं कि आपने फरियाल सोशल मीडिया पे या वैसे आप YouTube पे चली जाएं, आप उसमें क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी साहब को और दीगर रहनुमा जो हैं उनको लाहौर में कोर कमांडर हाउस जलाओ घिराओ पे लोगों को इश्तियाल देते हुए लोगों को मतलब जाने को कह रहे हैं। ये वीडियोस मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। और वो तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि हमने जाने को तो कहा था, पुरअमन एहतजाज करने को तो कहा नहीं था। पुरअमन का लफ्ज नहीं आ रहा बीच में, उस वक्त पुरअमन का लफ्ज नहीं आ रहा। अगली बात सुने, GHQ पे जो हमला हुआ वो मैंने आपने तो नहीं किया। हाँ जी। जो पेशावर में कोर कमांडर का घर जला वो मैंने आपने तो नहीं किया, वो पेशावर के लोगों ने तो नहीं किया, वो यानी कि लोगों से मुराद के आम लोगों ने नहीं किया, वो इसी पार्टी के लोगों ने किया और इन्होंने करवाया। सुनने में ये आया है कि इमरान खान, बल्कि जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, मतलब वापस आ गए हैं PTI छोड़ के, मतलब तो उनके जो लोग हैं वो खुद आके ये कहते रहे कि जमान पार्क में ये मीटिंग्स होती रही कि अगर बानी PTI को गिरफ्तार किया तो जलाओ घिराओ करना है और तंसीबात को नुकसान पहुंचाना है और कौन सी टीम किधर जाएगी, कौन सी टीम किधर से हल्ला बोलेगी, ये सारा कुछ तो मौजूद है। तो और मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि ये भी बानी PTI का शौक उतर जाएगा कि अगर वीडियोस मौजूद हैं तो मैं माफी मांग लूंगा, तो वीडियोस आ जाएंगी, उससे अगले दिन वो कोई और बयान दे देंगे। सर वो तो कहते हैं कि आप करें इसकी इन्वेस्टिगेशन ताकि दूध का दूध पानी का पानी। इन्वेस्टिगेशन करने का तो वो है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हुई वही है, वीडियोस मौजूद है, सेफ सिटी के कैमरे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। पर कहने का मकसद ये है कि बानी PTI का गारंटर कौन है कि जो आपने बात की है इस पे आप खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे। यानी कि आपको वो जो माफी मांग रहे हैं उसकी कंडीशन जो लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ नहीं, माफी नहीं होनी।
क्योंकि या तो उनको कोई इतना प्रूव ही नहीं करना चाह रहा ना, कोई उन्हें ये देना ही नहीं चाह रहा सफाइयां, आज तक किसी ने उन्हें कोई सबूत देने की कोशिश की हो या उन्हें आपको याद है इन्वेस्टिगेशन देने की जरूरत मिनिस्टर डिफेंस जो हैं ख्वाजा आसिफ, हाँ जी, वो बानी पीटीआई के वाले से कहते थे कि ये अभी माफिया भी मांगेगा, हाँ उन्होंने कहा, ठीक है ना, तो ये वो फिर उस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, वो तेजी से जा रहे हैं, कंडीशन वहीं पे लगा रहे हैं, वो माफी, वो ये वाली कैसी ये माफी, इसका मतलब है वो ये कहीं ना कहीं यकीन रखते हैं कि ऐसी कोई फुटेजेस मौजूद नहीं है, लिहाजा मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। नहीं, पहले वो कौन सी बात पे ऐसे मतलब स्टेट वे रहते थे या अपने बयान पे कायम रहते थे, वो तो खुद कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है बड़ी अच्छी बात है, सियासत का हुस्न है। हाँ, तो अभी जो साथ वो कह रहे हैं कि जी मैं क्योंकि यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, तो लेकिन जो उन्होंने अपने हक में इस वक्त बात की, उन्होंने कहा कि आप माजरत की बात करते हैं, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझसे कौन माजरत करेगा, मुझसे कौन माफी मांगेगा कि जो मुझे जिस तरह से अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह से रेंजर्स का उन्होंने नाम लिया कि रेंजर्स ने जो मेरे साथ किया, उसकी माफी कौन मांगेगा। नहीं तो एक जो मुलजिम है जिस पे कोई इल्जाम है वो मतलब बानी पीटीआई पाकिस्तानी शहरी है ना जी, वो कोई न्यूयॉर्क से तो नहीं आए हुए, तो उनसे अगर वो यहाँ तो वो क्या था वो जो लाहौर जेल रोड में जो अमेरिकन वो था डिप्लोमेट था जिसने वो बंदा मार दिया था और वो वापस चला गया था बाइज्जत, क्या नाम जो अमेरिका का, हाँ लाहौर में, नाम मुझे भूल गया, तो रेमंड डेविस। अच्छा। यहाँ तो वो रेमंड डेविस का स्टेटस लेना चाहते हैं कि मेरे से कौन माफी मांगेगा। इधर पुलिस लोगों के साथ क्या करती है, अच्छा, जब कोई किसी के साथ ज्यादती या कोई, सर पुलिस करती है, रेंजर्स तो नहीं करती, और रेंजर्स भी करती है। कराची में आपने देखा नहीं, अब मेरे मुंह से निकल रहा है, बेगुनाह लोगों को उसकी फुटेजेस मौजूद है कि वो सामने फायर मार रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। अच्छा, और ये तो फोर्सेस, साबिक वजीर आजम हो, उसका एक इतना मशहूर, उनके लफाज हैं कि मैं इतना मशहूर लीडर हूँ, तो मेरी ये पाकिस्तान में ये इज्जत है। जो दूसरा साबिक वजीर आजम था उसके साथ क्या हुआ था, नवाज शरीफ, हाँ। उसको एक दफा सजाए मौत हो गई थी, एक दफा उसकी बीवी डेथ बेड पे थी और वो उसको रेंजर्स के सलूक पे बानी पीटीआई बड़े नाराज हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के जो बयानात आ रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी से भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा। बट साहब, बानी पीटीआई सुलह भी चाहते हैं, बानी पीटीआई जो है वो वापस बाहर भी आना चाहते हैं, वो हालात ठीक करना चाह रहे हैं बज़ाहिर। मुझे बताइएगा, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का टाइम है, उनको लगता है कि जो हुकूमत है उसने 2 माह रहना है, उसके बाद इन सब ने भाग जाना है। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया, वो कहते हैं कि जी ईसीएल में नाम डाल दें, आप सदर का भी ईसीएल में नाम डाल दें, आप वज़ीर आज़म का भी नाम डाल दें, आप मेरा भी नाम ईसीएल में डाल दें, क्योंकि मैंने तो कोई भागना नहीं, लेकिन इन लोगों ने भाग जाना है। ये किस ऐसी क्या उनके ज़हन में बात है जिसकी वजह से वो हुकूमत को 2 माह का टाइम दे रहे हैं? इमरान खान की बात को वैसे सीरियस नहीं लेना चाहिए इतना। अच्छा? उसकी वजह है जी कि वो जो भी बात करते हैं उसके कोई ज़रूरी नहीं कि मानी हो। वो इस वक्त डेस्परेटली चाहते हैं कि वो किसी तरीके से बाहर आ जाएं और बाहर आके फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के फिर वो बयान शियान दागें और उनको कोई गिरफ्तार ना कर सके। ये उनकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। अब ये कितना भोंडा बयान है कि मतलब लाइक एक बंदा किसी जुर्म में पकड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे केसेस चल रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं जाता कि वो केसेस सियासी हैं, वो जेन्युइन हैं, वो नॉन जेन्युइन हैं, वो अंदर है, जेल के अंदर है। एक बंदा मुनसिफ है, एक बंदा हुक्मरान है, ठीक है, वो मुलजिम या मुजरिम कह रहा है कि इस पे भी केसेस बना दो क्योंकि मेरे पे केसेस बने आई हैं, इसका नाम भी ईसीएल में डाल दो, इसका भी डाल दो, इसका भी डाल दो, इसने भाग जाना। ये तो एवं ही बस अवाम की तवज्जो इधर उधर करने वाली बातें हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है, या किसी मुलजिम के या मुजरिम के कहने पे किसी का नाम ईसीएल में डाला जाता है। इसका थ्रू प्रॉपर चैनल पूरा प्रोसेस होता है। और एक बात है, बानी पीटीआई अपना नैरेटिव ठीक बिल्ड करते हैं और ठीक टाइम पे करते हैं। ये हुक्मरान क्लास जो है ना, इसमें ये फुकदान पाया जाता है। हाँ, सीखना चाहिए ना बाकी जमातों को कि इतने अंदर रहकर भी उनके हौसला। मरियम नवाज सीख रही हैं। हाँ, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी भट्ट साहब, जितना भी टाइम इलेक्शन से लेके, बल्कि आप उससे भी पहले जो तरीके अदम एतमाद से आप शुरू करने, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे वक्त चल रहा है, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन वो जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, मुझे बताइएगा उनकी मकबूलियत में भी कोई कमी या उसे कोई फर्क पड़ रहा है आपको लगता है?
देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट बैंक है जी, और अब लोग मायूस होते नजर आ रहे लेकिन हैं। सर सवाबी का जो जलसा हुआ इतने कम लोग तो नहीं थे वहाँ पर पे। आप देखें ना कि वहाँ पे तो तमाम रिसोर्सेज यूज किए गए। सवाबी में उनकी हुकूमत है, सवाबी में फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाम मुल्क के MNAs को रिक्वेस्ट की, अपील की कि वो तमाम लोग काफिले लेके MP MNA सवाबी पहुंचे। अब सिंध से तो शायद नहीं पहुंच सके, यहाँ भी पकड़ दकड़ हुई, लोगों को यहाँ जाने भी नहीं पकड़ दिया दकड़ हुई है। हाँ, तो वो सब अब खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है ना, तो जब उनकी हुकूमत है और उधर उन्होंने जलसा करना है तो सरकारी रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हो जाते हैं। आपको नहीं पता इधर जलसों का कल्चर क्या होता है, पटवारी, टीचर और क्लर्क और फलां एसोसिएशन और फलां एसोसिएशन, उनको ऑर्डर हो जाता है कि आपने सुबह जलसे में पहुंचना है, तो केपी उधर में ही करना था। अगर आपको उनको इजाजत ही नहीं दे रहे, पंजाब में इजाजत नहीं दे रहे, लाहौर में उनको मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही, और मीनार पाकिस्तान के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सदर साहब को भी नहीं इजाजत मिली थी सालगिरह करने की। वो सदर साहब को भी इजाजत इसलिए नहीं मिली कि वो तहरीके इंसाफ को इजाजत देने की जरूरत ना पड़ जाए। अच्छा। और तहरीके इंसाफ को इजाजत इसलिए नहीं मिल रही कि इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि अगर तहरीके इंसाफ को कोई मजमा या हजूम जमा करने की या कोई जलसा करने की किसी जगह पे इजाजत दे दी गई तो वहां पे ये कोई खुदा ना खास्ता खून खराबा हो सकता है। खून खराबा ये नहीं कि हुकूमत करेगी। अच्छा। खून खराबे से मुराद ये है कि ये अपने ही तई कोई ऐसा काम कर लेंगे जिससे तकरीबकारी हो जाएगी, और तकरीबकारी होने के बाद जो है वो मौजूद जिस हुकूमत ने परमिशन दी होगी वो इसका नुकसान भुगतेगी। तो इसलिए उनके पास इत्तलात है, इसलिए इन्हें इजाजत नहीं मिल रही। आप समझते हैं कि ये कल को अगर वक्त हुकूमत पे आ जाता है, बदल जाता है सब कुछ, तो फिर हुकूमत इन चीज़ों को तब भी एक्नॉलेज करेगी कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से आपको इजाज़त नहीं मिल रही, आपको फलां रीज़न की वजह से इजाज़त नहीं मिल रही। तो हुकूमत में है कौन कौन, पहले तो ये हम डिफाइन करें। महंगाई मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मार्च हुआ था, हाँ। तो फिर अपनी दफा तो ये चीज़ें सारी ठीक लगती हैं हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत में है कौन कौन। पहले तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर और क्रिस्टल एंड क्लियर बताता हूँ, वो ये कि कभी भी कोई मार्च, कभी भी कोई जलसा, कभी भी कोई तहरीक जो इशारे के बगैर शुरू हो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। ठीक है। उसमें यही होता है जो तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। अच्छा। जो भी मार्च, जलसा, तहरीक एस्टैब्लिशमेंट या किसी के इशारे पे शुरू होगी, वो तहरीक जो है पाया तकमील पे पहुंचेगी। जिस तरह के हाल ही में एक जलसा, धरना या एक तहरीक जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई, या नाम मैंने नहीं लेना ना पूछना, तो वो भी किसी इशारे पे शुरू हुई थी। ठीक है, यानी कि जरूरी है कि आपके पास एक शेल्टर हो, आपके पास एक स्ट्रेट गाइडेंस हो इन शॉर्ट, तो वो नहीं है फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो साथ ही साथ ये वजूहात भी पेश की जा रही हैं कि कोई सिक्योरिटी के खदशात हैं, और इसलिए फिर आपके वाली बात कि उनके पास KP ऑप्शन बचता था। हाँ। तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा अपना कर लिया। अब भट्ट साहब हम आ जाते हैं कि ये जो सिनेरियो पूरा चल रहा है पॉलिटिकल, इसमें ये जो टाइमिंग है जिसके ऊपर आर्मी चीफ का बहुत बड़ा बयान आया है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बातें कर दी हैं, आप समझते हैं कि इस वाकई टाइमिंग पे उनकी बातें करना, उनका आवाम से आके खिताब करना बनता था और वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट था? आप मुझे ये बताएं कि ये इवेंट क्या था, पहले ये बताएं जिस पे आर्मी चीफ ने खिताब किया। उलमा मशाइर कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो उस हिसाब से उन्होंने इस टाइम पे उलमा मशाइर कॉन्फ्रेंस का तो था कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई मजहबी कोई फरकावारियत फैल रही थी, कोई मजहबी मसाइल बढ़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, ये एक गुमनाम सा इवेंट था, इसे मतलब नामवर इवेंट बना दिया गया। जाहिर है वो बन गया, बातों की वजह से बन गया। उसमें आपको ये याद होगा कि हमारे जर्नलिस्ट बहन भाई एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे जिसमें ये कह रहे थे कि एक पेज फट चुका है। अच्छा। और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ने अपनी सिमतें मुख्तलिफ कर ली हैं। ठीक है। ये नैरेटिव को कवर देने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था
यहाँ तो वजीर आजम और आर्मी चीफ बैठ के दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो ये हो नहीं सकता था। अच्छा, फिर कोई पॉलिटिकल जलसे से भी दोनों खिताब नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, फिर कोई एपेक्स कमेटी की मीटिंग में भी कोई मीडिया टॉक नहीं कर सकते थे। फिर कोई SAFC की इन्वेस्टमेंट पे भी दोनों मीडिया टॉक नहीं कर सकते थे। कोई बिजली के पावर प्लांट की इंक्रीज करने के वाले से भी कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दे सकते थे। कोई जमात इस्लामी के धरने को उठाने के हवाले से भी कोई दोनों मीडिया ब्रीफिंग नहीं दे सकते थे। यानी कि कोई ऐसा इवेंट समझ में नहीं आ रहा था जिसमें ये दोनों रेलिवेंट हो और दोनों बात कर सकें। सही। ठीक है। अब ये इवेंट क्रिएट ही इनकी बातें, इनका मैसेज कन्वे करने के लिए किया गया। ठीक है। आर्मी चीफ जो मैसेज देना चाहते थे और वजीर आजम जो मैसेज देना चाहते थे वो कन्वे हो गया। उलमा मशाइख काउंसिल तो बस नाम की थी। हाँ। वो तो बेसिक मैसेज उन्होंने कन्वे करना था कि रद्दुल फसाद, वो क्या नाम लिया था उन्होंने कहा था फसाद फिल अर्ज, फसाद फिल अर्ज, जमीन पे फसाद करने वाले। इतने दबंग उन्होंने जो मैसेजेस दिए, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि किसको गया? किसी को PTI को गया कि किसी को इंतशार की इजाजत नहीं होगी। हाँ। किसी को फसाद की इजाजत नहीं होगी। और उन्होंने ये क्लियर कट मैसेज दिया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही हमारी, और कोई किसी किस्म का हमारा जो एक पेज है वो कोई नहीं फटा फुटा, वो साबित ही है। ठीक है। और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है। बिल्कुल की उसने है। कहा कि आप भी बहुत खूबसूरत हैं, उन्होंने कहा आप भी कमाल आदमी हैं। दोनों ने एक दूसरे का बताया और मैसेज दिया है कि हम दोनों एक हैं। हुकूमत और सिपहसालार एक पेज पे हैं। तो एक पेज पे हैं तो वो बातें तो दम तोड़ गई कि हुकूमत जाने वाली है, 2 महीने बाद ये भाग जाएंगे, ECL में नाम पड़ जाएगा, फलां हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये सारी बातें तो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन सर हुकूमत जाने से पहले हर कोई ऐसी बातें करता है। आपको याद होगा कि बानी PTI भी उस वक्त बड़ा अच्छा एक, वो बानी PTI करते थे, जनरल बाजवा नहीं करते थे, ये ज़हन में रखें। ठीक है। इसमें जनरल आसिम भी कर रहे हैं। यानी कि हुकूमत जाने का जवाब इसलिए कोई नहीं है कि हुकूमत भेज के तो किसको आपने भर्ती करना है, पहले तो ये समझ लें। अगर तो कोई नया कोई आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको आप ला के तो मैशत को ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी कैबिनेट में ले आएंगे। उसमें हुकूमत को भेजने की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर बहुत कोऑपरेटिव हैं और फौज उनके साथ कोऑपरेटिव है और बड़ा कंफर्ट लेवल सही चल रहा है। तो इसी हुकूमत भेजने की बातें जो है ना वो वैसे ही उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, और ये ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये मैसेज आपको क्लियर कट मिल गया। हाँ, तो व्हाट्सएप ये किस तरफ इशारा हो सकता है? जैसे कहा गया है कि जिन्होंने 2 कौमी नजरिए को जो है वो समझा कि हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया, इंडिया की तरफ से कुछ बातें फैलाई जा रही हैं कि ये शायद उस तरफ इशारा चला गया है कि जी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान की, उसमें USA की, उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लिंक किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये वाकई ऐसा कुछ हुआ है या ये प्योरली इनका इंटरनल मैटर है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे भोंडा प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसमें पाकिस्तान की, USA और चाइना इन्वॉल्व है। ये 3 मुल्क इन्वॉल्व हैं। ये तीनों का मुंह सिर पैर आपस में मिलते ही नहीं है। बिल्कुल। अब अमेरिका का ज्यादा रुझान जो है वो इंडिया के साथ है। पिछले दिनों आपने और मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था कि उधर करारदाद पेश हुई है वो सेनेट में। बिल्कुल। उसने कहा कि इंडिया को जो है इन पार किया जाए और इंडिया, और वो सदारती उम्मीदवार रह चुका है जिसने किया, किसी लल्लू पंजू सेनेटर ने नहीं की, कि इंडिया को इन पार किया जाए और खत्ते में हुक्मरानी कायम की जाए। तो आज अमेरिका ने इंडिया नवाज हुकूमत जो है बांग्लादेश में उसको डिस्टेबल करके तो पाकिस्तान का या चाइना का साथ दिया। चाइना और अमेरिका की तो आपस में वैसे नहीं बनती। अच्छा, अब रह गए आप, चाइना ने ये किया है तो चाइना को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। अब दूसरी बात, पाकिस्तान ने ये किया है। पाकिस्तान को अगर आप माजी में ले जाएं तो माजी में जब 71 में वो गए थे, वो मुजीब, क्या नाम था, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान जब वो पाकिस्तान को 2 लख्त करके तो उधर चले गए थे, उन्होंने गद्दारी का वो किया था। उसमें आपको पता है इंडियन इंटेलिजेंस जो रहा है उसने बड़ा काम किया था और बहुत पैसा बांटा था और बड़ी तहरीक चलवाई थी। और आप
दुनिया की वाहिद इंटेलिजेंस एजेंसी है कि जिनको पूछने वाला खैर कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की होती तो 100 इल्जाम लग जाते। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, रा ने अपनी वेबसाइट पे, ये आप निकालेंगे आपको पता लग जाएगा, क्रेडिट लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को जो 2 टुकड़े किया था ये रा का क्रेडिट कारकर्दगी है। ठीक है। अच्छा, यानी कि वो आर्मी चीफ का जो बयान है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। मेरी अर्ज सुन लें, टाइम है ना जी, इसमें हमने तफसील से बात करनी है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। तफसील से बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान के साथ उसकी कोई मुमासलत बनती है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और बांग्लादेश में होने वाली करंट सिचुएशन के हवाले से हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। बट साहब, आप कुछ इंकशाफात कर रहे थे ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगी वहीं से कंटिन्यू हम कर लें कि जो आप उनकी अक्कासी कर रहे थे। हाँ, जब 71 में मुजीबुर रहमान चले गए पाकिस्तान को छोड़कर, या पाकिस्तान की को दगा दे के, तोड़कर दगा दे के, धोखा दे के, तो हमारे पाकिस्तान की रियासत ने कहा कि इसने गद्दारी की है। और उन्होंने, इंटेलिजेंस ने आपने उस पर क्रेडिट पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को जो 2 टोटे किया उसमें हमारा बड़ा किरदार है। यानी कि ये कारकर्दगी उन्होंने अपनी उजागर की हुई है जो कि गैर कानूनी है। तो जब वो उधर चले गए तो उस वक्त उनकी करेंसी पे शेख मुजीब की फोटोएं छप रही थी, उस वक्त उसके मुजस्मे बन रहे थे, उस वक्त वो इलेक्शन में जो है वो तकरीर कर रहा था, लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। तो पाकिस्तानियों को का बयानिया या नैरेटिव जो है वो बड़ा पसपा हो रहा था। उस वक्त भी लाइक इस वक्त जैसी एक जमात इंतशार पसंद है, उस वक्त भी एक ऐसी इंतशार पसंद जमातें थीं। अच्छा। वो पाकिस्तान की रियासत के बयानियों को बड़ा पसपा कर रही थी कि देखें जी उधर तो उसकी करेंसी पे करेंसी नोट छाप रहे हैं उसकी तस्वीर वाले, देखें जी वो उधर तो ये हो रहा है, उधर तो ये हो रहा है, तो उसके मुजस्मे बन रहे हैं, उसके लोग हाथ पैर चूम रहे हैं। और ये बेचारे पिट रहे थे कि वो गद्दार है, क्योंकि अंदर से मिला हुआ था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब वो गद्दार है, अच्छा, इस बयानिए को इतने सालों के 71 के बाद 75 में खैर वो मर्डर हो गए, तो मर्डर होने के बाद आज, यानी कि आज से 2-4 रोज पहले जो उनकी साहबजादी जिनको उधर से निकाला गया, ये खुशी तो हमें है कि हमारा बयानिया ठीक था कि वो गद्दार था। आज बंगालियों ने बताया कि वो गद्दार था। क्या किया? स्टैचू तोड़ दिए और इवन के वो यूएसए में और दूसरे ममालिक में भी जाके एम्बेसीज में, बंगाल एम्बेसीज में, वहां से भी स्टैचू तोड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, इतने सालों के बाद उन्होंने बताया कि वो वाकई गद्दार था। हमारा आज से लाइक 50 साल पुराना जो बयानिया था वो आज उन्होंने उसकी तायीद की है बांग्लादेश की अवाम ने, और ऐसी की है कि पाकिस्तान की बात को तौकीयत दी है। हाँ, और इंडिया की मुखालफत की है। और वो ही देखें, वहां से ही बात शुरू होगी कि वो हसीना वाजिद जो हैं वो वहां से इंडिया ही गई हैं पनाह लेने। पूरी दुनिया में उन्हें पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब ये कि इंडिया ने ही उस वक्त इसके बाप को प्रोटेक्ट किया था। हाँ जी। और जब इसके बाप को प्रोटेक्ट किया था और आज उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि वो फैमिली पूरी को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की थी। हाँ, तो फिर हमारा बयानिया तो दुरुस्त हो गया। अब आज उधर वो नाम लेते हैं, इंडिया प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है। यहाँ तो उन्हें भाईजान तरतीब तो ठीक कर लेना, ये चाइना और पाकिस्तान का कहे। असल में इंडिया हमारी मुखालफत का तो मौका छोड़ता नहीं है, मुखालफत का और भोंडा प्रोपेगेंडा करता है। वो बुकलाहट में तो जो मर्जी हमें खुशी तो जरूर है, हाँ। पर इसमें हमारा किरदार कोई नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर हमें मतलब हमारे मुल्क में अंदर अपने इतना इंतशार है और इतना कुछ हो रहा है कि हम उससे निपट लें तो काफी है। हम बंगाल में जाके सीना वाजिद को भगाएंगे, ये शायद कोई सोच भी नहीं रहा हो ना पाकिस्तान में ऐसा। हाँ, तो इस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ इंडिया उसे पनाह दे रहा है और कोई नहीं। यूएसए ने उसका जो बतौर वज़ीर ये हमारी 71 वाली जो रियासत की बात थी उसकी एक्सटेंशन है, उसकी तस्दीक है
कि ये लोग गद्दार थे। हाँ। यानी कि इंडिया ने उसकी बेटी को आज पनाह दी है, इसका मतलब ये गद्दार थे। ठीक है, अब अमेरिका ने उनका जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म वीज़ा होता है वो भी मनसूख कर दिया। इंग्लैंड में हसीना वाजिद की अपनी सगी भांजी है, ट्यूलिप सदीक उनका नाम है, वो उनका पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रुकन है। उसके वहाँ होते हुए भी यूके भी वीज़ा नहीं दे रहा है, वो वहाँ पे जाके सियासी पनाह लेना चाहती हैं गालबन, तो वो भी उन्हें नहीं मिल रही है। तो बताइएगा कि इंडिया एक तरफ तो उन्हें भी रख रहा है, अपने पास पनाह दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां भी दे रहा है। तो ये वाकई सिर्फ बाय द वे बात कर दी है इंडिया ने, या कोई इसका एजेंडा या कोई प्लानिंग भी पीछे चल रही हो सकती है? नहीं, ये आपने एक दफा जनरल हमीद गुल का शायद मैंने इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने कहा कि जनरल अयूब गए थे इंडिया के दौरे पे, वजीर खारजा से मिले थे। हाँ। तो उन्होंने ISI की इतने खिलाफ बातें की, तो उन्होंने कहा कि भारत में अगर भैंस जो है वो दूध ना दे रही हो तो आपने इल्ज़ाम ISI पे लगा देना है। हाँ। तो बात ये है कि इंडिया कोई मौका नहीं जाने देता, वो ISI पे इल्ज़ाम आयद कर देता है, और हमारा इस हवाले से प्रोपेगेंडा सेल जो है, जिस तरह PTI की एक बदतमीजी ब्रिगेड है, और इस तरह हमारा जो प्रोपेगेंडा सेल है वो बड़ा वीक है इंडिया के वाले से। देख ले, अब सारी मिसालें एक तरफ दे रहे हैं। नहीं, वो मिसालें नहीं दे रहा, ऐसा तो है ना। हाँ। आप मेरा प्रोग्राम YouTube पे जब जाता है, हाँ, तो उस वक्त आप देख लेना कि नीचे की तूफान बदतमीजी होता है। अच्छा भट्ट साहब, तूफान बदतमीजी की बात हम कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कि जो अब इस वक्त सिचुएशन है, बदतमीजी लोगों ने तो कह दिया ना कि इतनी यूथ और तालिब इल्म इतने भी बदतमीज हो सकते हैं, इतने भी यानी कि उस इनकलाब को आप बदतमीजी भी कह रहे हैं ना लोग। कि देखें, ये इसलिए इमरान खान कहते हैं इन्हें इस्तेमाल करें। देखें, आपने देखा है ट्रेंड, आपने देखा है कि जो किया है तालिब इल्म ही है, यूथ ही है। तो इमरान खान तो जब से आया तब से यूथ को कह रहा है कि ये इनको टारगेट करें, ये इनकलाब ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप माने कि इमरान खान का विजन तो है कि वो जानता है कि यूथ ही बड़ा कुछ कर सकती है। आज बांग्लादेश में साबित भी हो गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की, तो यूथ को स्ट्रेंथन करते ना। हाँ। यूथ की कोई फलाह बहबूद के लिए काम करते, उनके प्रोजेक्ट्स उनके लिए। हाँ, नहीं वाईफाई ना लगवाते, उनको कई स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम देते, उनको तरक्की के मौके देते, उनको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स लेके देते, उनको इंटरनेशनल जॉब्स दिलवाते। इन्होंने तो सऊदी अरब से भी सारे निकलवाने लगे थे अपनी सफारतकारी की वजह से। आपको याद है कि वो सऊदी जो फरमारवा है वो नाराज हो गए थे, और वो सारों को भेजने लगे थे पाकिस्तान में भेजने। मैंने एक वाकया भी बताया था आपको। फिर आप देखें, दुबई के लोग नाराज थे, फिर चाइना नाराज था, फिर तुर्की नाराज था। मतलब कोई ऐसा मुल्क जो अमेरिका को देखे ना, जाते जाते उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया अमेरिका के खिलाफ। हाँ जी। कि अमेरिका जो है साइफर उसने भेजा था और ये किया था, और कोई ऐसा मुल्क पंजाबी में क्या एक मिसाल होती है, किसी ने ला के खादी। हाँ। मतलब इंटरनेशनली उन्होंने हमें तनहा कर दिया। हमारी यूथ, भुट्टो को ये क्रेडिट जाता है। हाँ, उसने यूथ को बहुत प्रोटेक्ट किया था और बहुत प्रमोट किया था। जुल्फकार अली भुट्टो, अब मुझे नजर आता है कुछ के बिलावल भुट्टो जो है ना, वो यूथ पे काम कर रहे हैं। हाँ। और बिलावल भुट्टो यूथ की फलाह बहबूद के हवाले से काम कर रहे हैं, और सिंध में बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्पोर्ट्स के वाले से, यूथ के वाले से। सिंध में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सिंध में मतलब क्योंकि अब बिलावल सारा मॉनिटर कर रहे हैं उसको, सिंध को। तो भट्ट साहब, ये हमारी हिस्ट्री में भी कहीं पे ऐसा कोई वाकया है? मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि जब भुट्टो साहब के लिए भी ऐसा हुआ था कि उनको निकालने के लिए कहा गया था, तो फिर जी उनको स्टे कराने के लिए इसी तरह से फौज को कहा गया था कि आप अवाम बाहर निकल आइए, तो हमारी फौज ने भी इनकार किया था कि गोलियां नहीं चलाएंगे हम अवाम पे, जिस तरह से हुआ है। मैं आपसे चाहूंगी कि ऐसी हिस्ट्री हमारी भी है। हिस्ट्री ऐसी है, उसमें ये था कि जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो भी एक अच्छा इससे और बंगला का सिचुएशन फर्क है। हाँ। फर्क इस तरह है कि उस वक्त इलेक्शन जो हैं वो थोड़े डाउटफुल हो गए थे। अच्छा। और इलेक्शन डाउटफुल होने की वजह से अवाम ने बगावत कर दी थी। उसमें बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी और उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। और एक सिचुएशन ये भी डिफरेंट है कि बंगाल में इंडियन नवाज हुकूमत थी। हसीना वाजिद जो हैं
वो इंडिया के कहने पर सारे काम कर रही थी और सारे प्रोपेगेंडे और सारे कानून साजी और तमाम प्रोजेक्ट जो हैं इंडियन नवाज थे। ठीक है। और इस वजह से उनकी अवाम को ये गुस्सा था कि ये इंडिया को इधर प्रमोट कर रही हैं और इंडिया की इधर इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रही हैं। उधर इस वजह से इनकलाब आया। ठीक है। वो जो भुट्टो वाला इनकलाब है वो इस वजह से आया था कि उस वक्त एक तो एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई थी, पहले ये समझे। ठीक है। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने ये प्लान कर लिया हुआ था। उन्हें आपने सुनना ही होगा किस्सा, जनरल फैज चिश्ती कोर कमांडर पिंडी थे और उनको उन्होंने कहा था कोई तरीका निकालें कि मैं टेक ओवर कर लूं। और तो वो उस वक्त टेक ओवर कर लेते। उसकी मेरे पास बड़ी लंबी बातें कि वो किस तरह टेक ओवर हुआ, ज़ियाउल भुट्टो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कराची से गिरफ्तार किया गया था, इस्लामाबाद पिंडी से नहीं गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, तो वो जो है वो उस सिचुएशन में और सिचुएशन में फर्क है और मौजूदा सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही नहीं मिलती उससे। हाँ जी, क्यों मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो देखें, वो एक मखसूस तबका ये डेवलप कर रहा है, ये नैरेटिव बना रहा है कि वो पाकिस्तान की सिचुएशन भी वैसी है जैसे बंगाली की थी। बंगाल में वो इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम में थे। पाकिस्तान में किसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है? पाकिस्तान में तो इंडिपेंडेंट हुकूमत है। हुकूमत से मुराद ये नहीं मैं हुकूमत की तारीफें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो हम चाहते हैं कि किसी का इन्फ्लुएंस बढ़े ताकि हमें माशी तौर पे सपोर्ट करे और हमारी माशियत जो है वो बेहतर हो, स्टेबल हो। हम तो खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं अपनी सर्वाइवल की। तो हमारा उनसे सिचुएशन कैसे मतलब मिलती जुलती हो गई? ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मेरा ख्याल गलत किया यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। और भट्ट साहब एक बात बड़ी गहरी है कि जैसे भी हम बात करें कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो जो हमारी इस वक्त ऑपोजिशन है वो भी इतनी वीक नहीं है, मतलब आवाम की बहुत सपोर्ट भी है। मुझे ये बताइएगा कि हसीना वाजिद बड़ी स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म थी, ऑपोजिशन को जेलों में डाला हुआ था, अचानक ऐसा वाकई क्या हुआ है? थोड़ा सा अगर इसका हम बैकग्राउंड डिस्कस करें कि इतना क्या, हालांकि उन्होंने सुनने में ये आता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हक में कह भी दिया था लेकिन अदलिया ने नहीं की थी वो कैंसिल, जो ये कहते थे कोटा सिस्टम खत्म करें। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया गया? मेरा ख्याल ये है कि पहले ये समझ लें कि एक आपने मार्शाल्लाह ज़ियाउल हक वाला तो नहीं देखा होगा, परवेज मुशर्रफ वाला देखा होगा। वो भी छोटी ही थी मैं। हाँ, वो बड़ी छोटी हैं आप। अच्छा, 5th क्लास में थी, मुझे बताएं। 5th क्लास में थी तब। तो उसमें तो याद कराता हूँ फिर आपको। जी जी। उसमें परवेज मुशर्रफ वाले मार्शल्लाह में ये हुआ था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फुल दुर्गत बनाई गई थी और इनको मिनिमाइज करके एक डब्बे में बंद कर दिया गया था। अच्छा, ये जो जबरी काम होता है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होता, ये कॉस्मेटिक होता है। ठीक है। अच्छा, जब मतलब एक टाइम पे लाहौर गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, तो पीपल्स पार्टी गढ़ समझा जाता था सिंध का। तो सिंध में पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर सीटें जीती थी। जो पीपल्स पार्टी को जीती थी उसमें से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक एक पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बना दिया था। अच्छा। पंजाब में कोई 8-10 सीटें थी शायद PMLN की, तो उसको ना जबरी तौर पे मिनिमाइज कर दिया गया था। पर जबर जो है वो ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। ठीक है ना, इसकी मैनेजमेंट ही डिफरेंट है। तो उसके बाद जब ये लोग वापस आए, इन सब लोगों की आपस में कोई लैक हो गई, मैं डील नहीं कहता, लैक हो गई, तो ये वापस आए तो ये फिर दोबारा फलने फूलने लग गए और जिन्होंने वो जबर किया था वो गायब हो गए पर्दा स्क्रीन से। ठीक है ना, वो मैं सिर्फ परवेज मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी उस रजीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो सारे गायब और ये लोग फिर इक्तदार में है और कोई कहीं इक्तदार में है, कोई कहीं इक्तदार में है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जबर से कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक मुसलसल एक्सरसाइज जो है वो दरकार है। और मेरे ख्याल में PMLN इस वक्त हुकूमत में रह के फेडरल में अपना नुकसान जितना खुद कर रही है वो उसको कोई और इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये खबर है, ये खबर नहीं है, ये अब ज़बान ज़द आम है कि मतलब जितने टैक्सेस, बिजली की कीमतें और महंगाई, वो सारा कुछ PMLN पे और पीपल्स पार्टी जो है वो एंजॉय कर रही है। बिल्कुल ठीक है ना, सारा जो मलबा जो है
वो पीएमएलएन गवर्नमेंट पे है। आप समझें कि मतलब पीएमएलएन की गवर्नमेंट इस दफा बहुत कुछ पे करेगी। मतलब नवाज शरीफ खामोशी से क्यों बैठे हुए हैं? हाँ जी, क्योंकि नवाज शरीफ खामोशी से इसलिए बैठे हुए हैं कि वो इसको समझ नहीं पा रहे या समझना ये चाहते कर क्या नहीं रहे हैं सर? कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब पार्टी को बड़ा डेंट पड़ रहा है। हाँ जी, तो पता नहीं अब रिवाइवल कैसे करेंगे। मेरी समझ से तो ये वही बात आ गई ना जो मैं कहती हूँ, जो कुछ ये अब कर रहे हैं, कल को वक्त बदला तो अपने लिए भी बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर ये सब कुछ। अच्छा, वो ना पीपल्स पार्टी और नून लीग आदी है। हाँ जी, वो आदी है इस चीज के। पीटीआई के साथ पहली दफा हुआ है। हाँ वो तो कभी ज़ियाउल हक ने जब कब्जा किया तो पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। फिर परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया जो नून के साथ हुआ कभी किसी पार्टी के साथ नहीं तो हुआ। फिर इंतकामी सियासत तो शुरू से चलती तो आ रही है। इंतकामी सियासत तो बानी शुरू से पीटीआई पे डाली जाती है। वो कोड़े भी मार रहे थे, वो इन्हें जेलों में। मतलब आप मुझे बताएं कि किसी लीडर को सजाए मौत हुई है कभी? नवाज शरीफ को हुई है, शहबाज शरीफ को हुई है, सजाए मौत हुई है, भुट्टो साहब को भी हुई। ठीक है ना। भुट्टो को तो हो गई ना, मतलब उसको तो चलो सुनाई तो गई ना। ठीक है ना। तो भुट्टो साहब को तो हो गई, तो इनको तो सुनाई गई। तो बानी पीटीआई को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और पीटीआई में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली ये प्रोपेगेंडा ज्यादा किया जा रहा है। अच्छा। और ग्रास रूट लेवल पे कुछ चीजें कम है। ये लोग इंतशार फैला रहे हैं और ये इंतशार से मुल्क डिस्टर्ब हो रहा है। ये मुल्की मुफाद में नहीं काम हो रहा। ये काम जो है खत्म होना चाहिए कि अगर मैं नहीं तो मुल्क नहीं। हाँ, मैं ये समझ देखें, शहबाज शरीफ ने कल बड़ी अच्छी बात की। एक ही बात उनकी मुझे पसंद आई हाँ कि 100 आसिम मुनीर मुल्क पे कुर्बान और 100 सियासतदान मुल्क पे कुर्बान। मुल्क रहना चाहिए। ये शख्सियात जो हैं उनको उनका मुआवजा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गई हमारे मुल्क की सिचुएशन। अब वापस बांग्लादेश की तरफ आते हैं। जो अब अबूरी हुकूमत आ गई है उस पे जो पूरी कैबिनेट है सर, ये कैसे बनी है? कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, कौन कौन लोग हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। कल एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनका नाम है, वो पीटीआई के इमरान खान साहब के बड़े करीब थे। अच्छा। पर वो डिसहार्ड हो गए उनके दौरे हुकूमत में ही। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, वो मतलब टॉप बिजनेसमैन फैमिली से उनका ताल्लुक है और बड़े इंटेलिजेंट हैं और अभी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं। अच्छा। उनका नाम है SM इमरान। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि देखें फैसल भाई, बात हो रही थी मतलब मौजूदा सियासी हालात की। उन्होंने कहा कि देखें निगरान हुकूमत बनती है तो ये वो लोग ढूंढते हैं वजारतों के लिए जो प्रोफेशनल हैं। यानी कि उनकी मिसाल थी कॉमर्स के लिए इन्होंने गौहर इजाज को ढूंढ लिया। अच्छा, अब निगरान हुकूमत गौहर इजाज को ढूंढ लिया। वो पावर के कोई अली साहब थे, उन्होंने कहा उनकी उनमें स्पेशलिटी थी। ठीक है, डॉक्टर भी वही थे जो डॉक्टर थे, हेल्थ के भी हेल्थ के, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर कोई रिटायर्ड जनरल थे। चाइना में भी रिटायर्ड जनरल होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, अब जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर जाम सादिक आ जाते हैं, जाम कमाल, सॉरी। अब जाम कमाल का दूर दूर तक किसी भी तरीके से फाइनेंस से या इकोनॉमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, अब उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आ जाते हैं कॉमर्स मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, ये औरंगजेब, ये बैंकर हैं। ये तो फाइनेंस को नहीं समझते, ये तो पैसों का लेन देन जानते हैं कि उसको सरवाइव कैसे करना है। ये इकोनॉमी से और अकाउंट से इनका जो बेसिक इकोनॉमी चलानी होती है वो बैंकर नहीं चला सकता। ठीक है भट्ट साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, हमने क्विकली इसको वाइंड अप करना। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये बांग्लादेश की मौजूदा कैबिनेट से सीखना चाहिए। इसमें उन्होंने एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो है उसको रखा है जिसे नोबल इनाम मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला एनवायरमेंट पे काम करने के वजह से, ठीक है। अवार्ड मिला है। इसमें उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर उसको रखा है जो सारी उम्र सफारतकारी करता रहा और डिफरेंट मुल्कों में सफीर रहा है। इसमें उन्होंने मतलब लॉ मिनिस्टर उसको रखा है जो आईनी माहिर है। इसमें उन्होंने
माहिर माशियात को वजीर खजाना रखा है, इसमें उन्होंने स्टूडेंट लीडर को भी घुसा लिया है, वो जिसकी सारा इनिशिएटिव था। कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी कैबिनेट पे बजाय के घिस्से पिटे MNA MPA लेके वो घुसाने की बजाय मतलब हमें अपने प्रोफेशनलिज्म को देखना चाहिए। अब गौहर इजाज बाहर बैठे हैं, वो IPP पे एहतजाज कर रहे हैं, वो SM तनवीर एहतजाज कर रहे हैं, और क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज है, उनको पता है कि स्टेक्स क्या हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये पता हो, जो स्टेक होल्डर हो, वो मिनिस्ट्रीज में हो, तो वो उनकी बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए काम करेंगे, होगा, काम करना आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, टाइम हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे और फिर एक बार कहेंगे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि अपना किरदार जो है वो पॉजिटिव तरीके से जहाँ जहाँ बनता हो अदा किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।